हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 3 के कुछ टॉपिक्स देखे। ठीक है, तो वो अभी अधूरा रह गया था जिसे हम कंप्लीट करेंगे। आज भी शायद ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा इस वीडियो में भी, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स है इस यूनिट में। तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, आज ये सेकेंड पार्ट है। इसमें भी कुछ टॉपिक्स आज हम देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक किया था एक बार देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ये नोटेबल थिंग्स तक किया था, लास्ट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज हम इसके नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, तो देखिए क्या क्या डिग्रीज होते हैं। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इट अकर्स व्हेन इंक्रीज इन इनकम कॉजेज डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीजेज एंड डिक्रीज इन इनकम कॉजेज डिमांड ऑफ गुड डिक्रीजेज। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। मतलब इनकम में जब इंक्रीज होता है तो वो कारण बनता है डिमांड ऑफ गुड्स का इंक्रीमेंट में। ठीक है, डिमांड ऑफ गुड्स कब इंक्रीज होता है? तो जब इन लोगों का इनकम इंक्रीज होता है। ठीक है, उस कंडीशन में तो ये पॉजिटिव इनकम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। ठीक है, और इसी में देखिए जब गुड्स का डिमांड डिक्रीज होता है कब? जब इनकम भी डिक्रीज हो, है ना। तो ये हो गया पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी क्या है? तो इंक्रीज इन इनकम कॉजेज फॉल इन डिमांड ऑफ गुड्स। ठीक है, इंक्रीज इन इनकम कॉजेज फॉल इन डिमांड ऑफ गुड्स। इनकम के इंक्रीज होने पर भी जब डिमांड ऑफ गुड्स का मतलब गुड्स का डिमांड जो है वो गिर जाता है, उस कंडीशन में कहलाएगा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। इट अकर्स इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट है जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इंक्रीज इन इनकम कॉजेज नो चेंज इन डिमांड। ठीक है, जब इनकम में इंक्रीज हो फिर भी गुड्स के डिमांड पे कोई भी चेंजेस ना देखने को मिले तो उसे हम जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। जनरली इट अकर्स इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स। ठीक है, किसमें होता है? तो ये नेसेसरी गुड्स में होता है, जो मतलब डेली यूजेस वाले थिंग्स है, गुड्स है ना, जो हमें हर रोज चाहिए, वो लेना ही है, तो उस केस पे जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। फिर नेक्स्ट है कमोडिटी अकॉर्डिंग इनकम इलास्टिसिटी। When elasticity is positive, then commodity is normal type. When elasticity is negative, then commodity is inferior. When elasticity is greater than 1, then commodity is luxury. When elasticity is less than 1, then commodity is essential. When elasticity is 0, then commodity is natural. तो ये सारे हो गए कमोडिटी अकॉर्डिंग इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से आप देख लेना। फिर एक क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ y to a given proportionate change in the price of the related commodity x। ठीक है, मतलब वो ये रेशियो है, ये y से y to x में चेंजेस जो आता है डिमांड एंड ये को लेकर, तो वही कहलाएगा हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये रेशियो है ना, रेशियो प्रोपोर्शनेट इन द चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई। मान लीजिए वाई का जो डिमांड ऑफ क्वांटिटी है, मतलब गुड्स का डिमांड का जो क्वांटिटी है, टू अ गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी एक्स, वो एक्स के कमोडिटी से चेंज हो जाता है। तो ये रेशियो हमारा, तो जो रेशियो बनेगा उसे ही हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। फिर है इसका फॉर्मूला भी है, देखिए, प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ y डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ x। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला हो गया। ये फाइंड आउट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर है डिग्री ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी। अब इसके भी डिग्रीज होते हैं, देखिए क्या क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना, एंड जीरो। तो पॉजिटिव में क्या होगा? व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर देन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव।
In other words, when an increase in the price of Y leads to an increase in the demands of X. For instance, with the increase in price of tea, demand of coffee will increase. ठीक है, मतलब टी का प्राइस जब बढ़ रहा है तो कॉफी का भी डिमांड जो है वो भी बढ़ रहा है. तो उस केस पे हम मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी बोलेंगे. मीन्स दोनों का मतलब क्या रेशियो प्रोपोर्शनेट हो रहा है. मीन्स इसका भी टी का भी बढ़ रहा है और यहाँ से कॉफी का भी बढ़ रहा है. तो उस केस में वो पॉजिटिव इलास्टिसिटी ऑफ पॉजिटिव डिग्री ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी कहलाएगा. फिर नेगेटिव में होगा इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल एंड कार. ठीक है, अगर हम पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज करते हैं मान लीजिए तो कार की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, इलास्टिसिटी नेगेटिव हो जाएगा उस केस पे. ठीक है ना, मतलब पेट्रोल का प्राइस जो बहुत बढ़ा दिया जाए तो कार का डिमांड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. तो उस केस में इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है, फिर a proportionate increase in price of one commodity leads to a proportionate fall in the demand of another commodity because both are demanded jointly. ठीक है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव इम्पैक्ट. ठीक है ना, जब किसी एक कमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ा दिया जाए, दूसरे वाले का डिमांड जो है वो घट जाए, है ना, जिसका प्राइस बढ़ने से डिमांड घट जाए, जो उससे मतलब रिलेट करती हो वैसा कोई कमोडिटी, तो वो उस केस पे वो नेगेटिव आपका नेगेटिव डिग्री ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी कहलाएगा. ठीक है, फिर जीरो, ये क्या है तो देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो ना. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो जीरो कब होती है, व्हेन टू गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. जब कोई दो गुड्स जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. फॉर इंस्टेंस और फॉर एग्जाम्पल्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कार डज नॉट इफेक्ट द डिमांड ऑफ क्लोथ. ठीक है, जैसे कि कार और क्लोथ दोनों का कोई रिलेशन थोड़ी है. अब कार का अगर प्राइस बढ़ा दिया जाए, काफी इंक्रीज कर दिया जाए, तो इससे क्लोथ के डिमांड पे थोड़ी फर्क पड़ेगा, है ना. तो उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी कहलाएगा वो ना. दस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो. तो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा उस केस में. क्यों, क्योंकि कार और क्लोथ का एक दूसरे से थोड़ी कुछ रिलेशन है ना. कार का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है, देख सकते हो आप, ये है ना, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है. तो इसका अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इसका डिमांड में भी कुछ वो नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. तो इस केस में क्या हो जाएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो हो जाएगा. ठीक है, ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई ना. तो ये समझ सकते हो इससे आप. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू गुड्स. ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो देखेंगे हम गुड्स के अकॉर्डिंग. कुछ पॉइंट्स है, देखिए इसेंशियल गुड्स हैव लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इससे पे ऑब्जेक्टिव आते हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप नोट डाउन कर लो. फिर है लग्जरी गुड्स हैव ग्रेटर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, लग्जरी गुड्स में जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर होते हैं. कंफर्ट गुड्स हैव यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, कंफर्ट गुड्स में यूनिटरी इलास्टिसिटी होते हैं, डिमांड होते हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव इलास्टिक डिमांड एंड हैबिचुअल गुड्स हैव इन इलास्टिक डिमांड. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो आप ये देख लेना. फिर नेक्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर यूटिलिटी एनालिसिस. ठीक है, अब यूटिलिटी देखेंगे सबसे पहले. इसमें यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी को हिंदी में अगर बोले तो उपयोगिता, है ना. अब देखिए, इट रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ गुड्स व्हेन सेटिस्फाइड द वांट. ठीक है, the benefit or satisfaction on that a person gets from the consumption of a good is called utility. ठीक है, अब मतलब लोग जो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए गुड्स का यूज करते हैं, मीन्स उसको क्या जरूरत है, क्या उनकी सेटिस्फैक्शन को, उनके नीड को फुलफिल कर रहा है, वही तो यूटिलिटी है ना. लोगों का जो नीड्स फुलफिल कर रहा है, जो भी गुड्स, और ये वही तो यूटिलिटी है. तो यूटिलिटी एनालिसिस, इट कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स. ठीक है, यूटिलिटी को किस में मेजर कर सकते हैं, कार्डिनल नंबर्स पे. कार्डिनल नंबर्स क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, सो ऑन. कार्डिनल नंबर्स आर दोज विच कैन बी एड और सबट्रैक्ट. ठीक है, कार्डिनल नंबर्स वो होते हैं जो इसको ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना. तो यूटिलिटी का एनालिसिस भी उस पर ही किया जाता है. तो यूनिट इन विच यूटिलिटी मेजर्स इज यूटिल्स. ठीक है, जो जिस यूनिट पे यूटिलिटी को मेजर किया जाता है उसे हम यूटिल्स कहते हैं. ये इससे भी क्वेश्चन आते हैं ना. Example, a cup of coffee gives 5 utils of utility. ठीक है, a cup of coffee gives
5 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, ये इसका मेजरमेंट हुआ जिसको हम यूटिल्स में मेजर करेंगे। फिर है फीचर ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, यूटिलिटी इज रिलेटिव, ठीक है, ये इसके फीचर्स है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं फिर नेक्स्ट पेज में चलेंगे। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, ये फर्स्ट फीचर हो गया इसका, है ना। तो पर्सन गेट्स डिफरेंट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स, जब जब लोग डिफरेंट सेटिस्फैक्शन फील करते हैं डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स से, तो वो हो गया यूटिलिटी का सब्जेक्टिव फीचर हो गया, ठीक है ना। मतलब डिफरेंट डिफरेंट गुड्स से डिफरेंट डिफरेंट सेटिस्फैक्शन लोग फील करते हैं ना। फिर है यूटिलिटी इज रिलेटिव, यूटिलिटी फ्रॉम कमोडिटी नेवर रिमेन्स द सेम। एग्जाम्पल कूलर, ठीक है। अब जैसे कि कूलर मान लीजिए कोई लेता है, तो उससे उस कूलर का मतलब जैसे क्या, कूलर आपको गर्मी में सेटिस्फैक्शन देगा, है ना। अब ठंड में क्या वो यूज होगा उसका, नहीं ना, ठंड में तो फिर उसको अब कुछ और चाहिए, है ना, रूम हीटर वगैरह। तो ये हो गया यूटिलिटी ऑफ रिलेटिव, ठीक है, जिसमें जो है कमोडिटी जो है वो हमेशा सेम नहीं रहता है ना। जैसे कूलर का यूज गर्म सिर्फ समर टाइम में हम मतलब वो अब हमारा यूटिलिटी नीड्स पूरा करेगा ना, बट ठंड में तो फिर उसका यूज नहीं रहेगा। तो यही इसका मतलब हुआ। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यूटिलिटी इज नॉट इसेंशियली यूजफुल, okay, utility is not essentially useful, a commodity having utility need not to be useful, example an addicted person, ठीक है। जैसे कोई ड्रिंक करने वाला पर्सन रोज ड्रिंक करता है, तो ड्रिंक उसके लिए क्या हो गया, हार्मफुल है, फिर भी वह रोज करता है क्योंकि उससे उसकी यूटिलिटी फुलफिल हो रही है ना। तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है उससे उस पर, बट फिर भी वो उससे रोज पी रहा है बिकॉज उसकी वो यूटिलिटी फुलफिल हो रही है उससे, है ना। तो इसको हम मतलब इसको कहेंगे यूटिलिटी इज नॉट एसेंशियल यूजफुल ना, जब मतलब इसका ये थर्ड फीचर है ये, मतलब जब यूटिलिटी जो है यूजफुल ना हो फिर भी लोग उसको मतलब यूज कर रहे हो, पर्सन यूज कर रहा हो है ना अपने डेली बेसिस पे, तो वो ये कहलाएगा। चलिए आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर है फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी, अब यूटिलिटी के फॉर्म्स देखते हैं। तो इनिशियल यूटिलिटी ना, फर्स्ट हो गया इनिशियल यूटिलिटी, इट इज द यूटिलिटी ऑफ द इनिशियल और द फर्स्ट यूनिट, ठीक है, इसको इनिशियल या शुरुआती यूनिट या फर्स्ट यूनिट कहते हैं। जैसे माना 5 रोटी खाया, पहली रोटी से जो यूटिलिटी मिलेगी वह इनिशियल यूटिलिटी होगी, ठीक है ना। मान लीजिए हम 5 रोटी खा रहे हैं, ठीक है। अब हमें बहुत भूख लगा है, तो पहला रोटी खाए, पहला रोटी तो हमें हमारा मतलब भूख पहले शांत करेगा ना, फिर तो धीरे धीरे हमारा मतलब यूटिलिटी कम हो जाएगा ना। तो वो फर्स्ट यूटिलिटी जो पहली रोटी से जो यूटिलिटी हो रही है उसे ही हम इनिशियल यूटिलिटी कहेंगे, ठीक है। फिर है टोटल यूटिलिटी, सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज, ठीक है। टोटल यूटिलिटी किसे कहते हैं, सम ऑफ ऑल यूटिलिटी, सारी यूटिलिटी को जो मिलाकर यूटिलिटी फुलफिल हो रही है उसे टोटल यूटिलिटी कहेंगे। For example, if you consume one rasgulla, the total utility is 15. If you consume two, the total utility is 28 and so on. ठीक है ना। मान लीजिए टोटल मतलब रसगुल्ला जितना भी है पहला खाए एंड देन फिर 15 बचा, फिर और खाए, फिर ऐसे करके तो जब तो मतलब टोटल कितने थे 28 थे, तो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया 28, मतलब 28 खा सकते हैं, तो टोटल मेरा यूटिलिटी 28 हो गया, जिसमें से हम मेरा इनिशियल हो गया फर्स्ट रसगुल्ला। तो ऐसे करके जब हम टोटल खा लिए तो वो टोटल वाला कहला जाएगा टोटल यूटिलिटी, है ना। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। फिर आपका जीरो यूटिलिटी, व्हेन द कंजम्पशन ऑफ अ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी मेक्स नो एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी, देन इट इज द पॉइंट ऑफ जीरो यूटिलिटी, ठीक है। जब कोई एडिशन नहीं होता मतलब कमोडिटी में, है ना, तो उस यूनिट उसको हम कहेंगे जीरो यूटिलिटी। जैसे कि माना हम किसी पार्टी में गए, ठीक है, खाना हमने ऑलरेडी खा लिया है, स्टमक फुल है, और कोई फ्रेंड हमारा आकर कहे कि चलो यार मेरे साथ भी कंपनी दे दो ना, जस्ट मान लो मतलब हम खा चुके हैं खाना उस पार्टी में, ठीक है, पर वो दोस्त आता है और कहता है कि चलो ना मेरे साथ भी थोड़ा सा खा लो प्लीज, मुझे कंपनी दे दो, मैं अकेला हूँ। तो फिर मैंने मतलब मुझे भूख नहीं है बट मैं उसके लिए थोड़ा सा फिर से खा रहा हूँ, तो मतलब उससे उस खाने से हमको मुझे सेटिस्फेक्शन थोड़ी मिलेगा क्योंकि पेट तो मेरा पहले ही भर चुका है ना, मैं तो बस उसको कंपनी देने के लिए खा रहा हूँ दोबारा। तो उस केस को, उस कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे, जीरो यूटिलिटी, जिससे मेरे को ना पेट भरा ना मेरा मन भर रहा, क्योंकि ऑलरेडी वो भर चुका है, मैंने खा चुका है, खा लिया है ना, खा रखा है, तो मैं तो बस उसको कंपनी देने के लिए खा रहा हूँ या खा रही हूँ। तो वो हो गया हमारा जीरो यूटिलिटी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा।
फिर है नेगेटिव यूटिलिटी. If the consumption of a commodity is carried to excess, then instead of giving any satisfaction, it may cause dissatisfaction. तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव यूटिलिटी. अब देखिए रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, TU एंड MU. Marginal utility क्या है? Changes that takes place in the total utility by consumption of additional unit of commodity. ठीक है, मीन्स आपको जितना कंज्यूम करना था उससे जो ज्यादा कंज्यूम करा, उससे जो यूटिलिटी मिली उसे ही हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, जितना जरूरत था उससे जो ज्यादा कंज्यूम किया, ठीक है, तो जो यूटिलिटी मिलता है हमें वही मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा. और टोटल यूटिलिटी क्या हो गया? सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज. ठीक है, अब रिलेशन देखेंगे दोनों में, रिलेशन बिटवीन TU एंड MU. TU टोटल यूटिलिटी, MU मार्जिनल यूटिलिटी. देयर इज अ क्लोजर रिलेशनशिप बिटवीन total utility and marginal utility. As there is increase in the unit of a particular commodity, the marginal utility goes on diminishing, the total utility goes on increasing. Total utility goes on increasing up to that extent till the marginal utility becomes zero. When marginal utility is zero, total utility is maximum. ठीक है, maximize. फिर आपका आफ्टर जीरो व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन देयर इज रिडक्शन इन टोटल यूटिलिटी. ठीक है, तो ये इसका रिलेशन हो गया, कैसे कैसे ये दोनों में इम्पैक्ट करता है. फिर है कंज्यूमर बिहेवियर. लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस देखेंगे हम इसमें. ठीक है, क्या क्या कंज्यूमर बिहेवियर में, पहले लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस देखेंगे जिसके 2 पॉइंट्स है, लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. तो पहला है लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी. दिस लॉ स्टेट्स दैट अदर थिंग बीइंग इक्वल, the marginal utility of goods tends to diminish as more of goods is consumed in a given time period. This law is also called law of eventually DMU, मतलब diminishing marginal unit, और गॉसेंस आर्ट्स लॉ. ठीक है, इसको ये दोनों नाम से जानते हैं. फिर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. दिस लॉ स्टेट्स दैट अ कंज्यूमर इज स्पेंड इनकम ऑन different commodities is such a way the last rupee spent on each commodity yields equal marginal utility. It is also called law of substitution और गॉसेन सेकेंड लॉ. ठीक है, इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और गॉसेन का सेकेंड लॉ भी कहते हैं. फिर है assumptions. Cardinal measurement of utility is possible. Consumer is rational. फिर है प्राइस ऑफ कमोडिटी इज कांस्टेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, ये इसका अजम्पशन हो गया. फिर है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. ठीक है, when a consumer consumes various goods and services, then there are some combinations which give him exactly the same total satisfaction. The graphical representation of such combinations is termed as indifference curve. ठीक है, ये हो गया इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व refers to the graphical representation of various alternative combinations of bundles of two goods among which the consumer is indifferent. ठीक है, फिर है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS. MRS refers to the rate at which the commodities can be substituted with each other so that total satisfaction of the consumer remains the same. ठीक है, अब MRS फाइंड करने का फॉर्मूला देखिए. यूटिलिटी यूनिट्स ऑफ लाइक बनानास है ना, बी विलिंग टू सैक्रिफाइस डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ एप्पल्स. ठीक है, ए विलिंग टू गेन. ठीक है, MRS इक्वल्स टू B by A. फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. Indifference curve are always convex to the origin due to diminishing MRS. Indifference curve slope downwards for one good, other is satisfied. Higher indifference curves represent higher levels of satisfaction. Indifference curves can never intersect each other. ठीक है, ये कभी भी intersect नहीं करता एक दूसरे को. Each difference curve
represents different level of satisfaction. Indifference curve neither touches x एक्सेस और वाई एक्सेस, ठीक है, कभी भी टच नहीं करता एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस को. इंडिफरेंस कर्व नीड not to be paralleled depend on the MRS. It depends on MRS, marginal rate of substitution. फिर रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, ठीक है. AR आपका एवरेज रेवेन्यू हो गया और MR हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है. तो एवरेज रेवेन्यू देखेंगे, इट इज डिफाइंड एज रेवेन्यू पर यूनिट, AR इक्वल टू TR बाई आउटपुट ना. TR हो गया टोटल रेवेन्यू, AR एवरेज रेवेन्यू. फिर मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू रिजल्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ वन और मोर यूनिट. MR इक्वल टू TR एंड माइनस TR ऑफ द अदर यूनिट्स. फिर रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो व्हेन फर्म्स कैन इंक्रीज देयर वॉल्यूम ऑफ सेल्स only by decreasing the price, then AR falls with increase in sale. It means revenue from every additional unit will be less than AR. As a result, both AR and MR curve slope downwards from left to right. देख सकते हो ये यूनिट्स दिए हैं, ये AR है, ये TR है, ये MR है ना. एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू. तो जब यूनिट 1 सोल्ड होगा ना, 1 यूनिट सोल्ड होगा तो AR हो गया 5, मान लीजिए TR भी 5 है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया 5. फिर जब आपका ये यूनिट मान लीजिए 2 है तो AR 4 है और TR टोटल रेवेन्यू 8 है तो मार्जिनल 3 हो गया. तो इसी तरह से देख सकते हो बाकी भी. फिर ये आपका ये देख लो आप, ठीक है. तो यहाँ देखिए रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR ना, व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट. जब प्राइस फॉल हो रहा है और आउटपुट में भी प्राइस में भी प्राइस भी बढ़ रहा है जब राइज हो रहा है, ठीक है. उस कंडीशन पे देखिए क्या डायग्राम बनेगा. ये MR हो गया, ये AR हो गया ना, यूनिट सोल्ड है और ये MR एंड AR का रिलेशन हो गया. रुपीज में दोनों इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा. बोथ MR एंड AR fall with increase in output, however fall in MR is double than in AR. It means MR falls at a rate which is twice the rate of fall in AR. Here as a result, MR curve is steeper than the AR curve. Here are some more relationships MR and AR. AR increase as long as MR is higher than AR, ठीक है. और when MR greater than AR increases होगा. And AR is maximum and constant when MR is equal to AR or when MR equal to AR. AR is maximum. AR falls when MR is less than AR or when MR less than AR. AR falls, ठीक है. तो ये conditions है, देख सकते हो आप. फिर है law of variable proportions. This law examines the production function with one factor variable keeping the quantities of other factors fixed. It refers to the input-output relation when output is increased by varying the quantity of one input. This is applicable in the short run. Also, it also called return to a factor. Let's say that you have 10 acres of land, okay, and 1 unit of labor for production. Therefore, the land labor ratio is 10:1. Now, if you keep the land constant but increase the units of labor to 2, ठीक है, मान लीजिए 1 से 2 हो गया इंक्रीज ऑफ आपका लेबर यूनिट है ना. द लैंड लेबर रेशियो क्या हो जाएगा, फिर 5:1 हो जाएगा, है ना. फिर आपका therefore, as you can see, the law analyzes the effects of a change in the factor ratio on the amount of output and hence called the law of variable proportion. ठीक है, इसे हम law of variable proportion कहेंगे. फिर बेसिक assumptions है कुछ, देखिए. It operates in short run as factors are classified as variable and fixed factor.
Under law of variable proportion, difference unit of variable factor can be combined with fixed factor. This law applies to the field of production only. The state of technology is assumed to be constant during the operation of this law. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप दे सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना. फिक्स फैक्टर लैंड एकर्स में दिया है सारा 1 वेरिएबल फैक्टर्स यूनिट्स में दिया है. टीपीपी हो गया, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्वांटिटी दिया है. एंड मार्जिनल एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्वांटिटी दिया है आपका ये. फिर ये इधर से इधर तक हो गया स्टेज 1, इधर से इधर हो गया स्टेज 2 और ये हो गया स्टेज 3. ठीक है, इसको आप इसमें भी देख सकते हो, ये डायग्राम में इसका रिलेशनशिप देख सकते हो. यूनिट्स ऑफ लेबर हो गया ये यूनिट 1 2 3 ना, ये टीपीपी और एमपीपी हो गया. स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 हो गया. देख सकते हो यहाँ से ये दोनों रेज हो रहा है, ये डाउन चला गया एमपीपी और ये फिर ऊपर जाकर रेज हो रहा है. तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है ना. और इस कंडीशन में मान लीजिए कि अगर हाँ ये पूछा जाए अगर कि इफ यू आस्क्ड व्हिच स्टेज वुड बी कंसिडर द बेस्ट, ना कौन से स्टेज को बेस्ट माना जाएगा, तो स्टेज 2. देखिए स्टेज 2 इक्वल है ना, ना डाउन है ज्यादा ना ज्यादा वो है, तो सो इट वुड बी स्टेज 2. ठीक है, स्टेज 2 को बेस्ट माना जाता है. Any rational producer avoids the first as well as the third stages of production. ठीक है ना, कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो फर्स्ट स्टेज को और थर्ड स्टेज को अवॉइड करता है और स्टेज 2 को ही लेके चलता है, स्टेज 2 को ही बेस्ट मानता है ना. Therefore producers prefer stage 2, the stage of diminishing returns. ठीक है, जो स्टेज 2 जो स्टेज ऑफ डिमिनाइजिंग रिटर्न्स है इसको बेस्ट माना जाता है. दिस स्टेज इज द मोस्ट रेलेवेंट स्टेज ऑफ ऑपरेशन for a producer according to the law of variable proportion. ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको. फिर है phases of law of variable proportions. इसके phases है कुछ. फर्स्ट है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, फिर कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर और डिमिनाइजिंग रिटर्न टू फैक्टर. इंक्रीजिंग रिटर्न, टोटल आउटपुट टेंड्स टू इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट व्हेन मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड. ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न हो गया जब टोटल आउटपुट टेंड्स टू इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, है ना. एंड डिमिनाइजिंग रिटर्न हो गया जब टोटल आउटपुट टेंड टू इंक्रीज टू डिमिनाइजिंग रेट व्हेन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड. ठीक है, तो ये हो गया तीनों. फिर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. The law of returns to scale explains the proportional change in output with respect to proportional change in inputs. In other words, the law of returns to scale states when there are a proportionate change in the amounts of inputs. ठीक है, इनपुट्स के अमाउंट पे जब प्रोपोर्शनेट चेंज होते हैं तब ये लॉ ऑफ रिटर्न स्केल जो है वो ये यूज किया जाता है. द बिहेवियर ऑफ आउटपुट ऑल्सो चेंज. ठीक है, जब आउटपुट का भी जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो उस कंडीशन में. इसके फीचर्स हो गए लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल एंड प्रोडक्शन फंक्शन P इक्वल्स टू फंक्शन लैंड एंड कैपिटल. ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. ठीक है, 3 कैटेगरीज में इसको भी डिवाइड किया जाता है. इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनाइजिंग रिटर्न टू स्केल. फिर है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. If the proportional change in the output of an organization is greater than the proportional change in inputs, the production is set to reflect increasing return to scale. ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये आपको. जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोपोर्शनल चेंज जो इनपुट जो है वो आउटपुट, एक मिनट रुकिए. If the proportional change in the output of the organization is greater than, हाँ आउटपुट जब ज्यादा हो ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इनपुट से आउटपुट ज्यादा हो तो उस केस में वो क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा. एंड constant return to scale, the production is set to generate constant return to scale when the proportionate change in input is equal to the proportionate change in output. ठीक है, जब इनपुट और आउटपुट दोनों का चेंजेस जो है वो प्रोपोर्शनल जो है वो इक्वल हो जाए तब. ठीक है, वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा. एंड डिमिनाइजिंग रिटर्न टू स्केल, डिमिनाइजिंग रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू अ सिचुएशन when the proportionate change in output is less than the proportionate change in input. ठीक है, जब आउटपुट का जो चेंज है वो इनपुट से लेस देन हो उस केस में डिमिनाइजिंग रिटर्न टू स्केल हो जाएगा. ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट को पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे.
ना, कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं जो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे थ्योरी ऑफ कॉज। ठीक है, शॉर्ट रन कर्व्स ना, लॉन्ग रन कर्व, सारा कुछ देखेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सारे कवर करेंगे और वीडियो को मतलब इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को अच्छे से आप देखना, पूरे एंड तक देखना, कुछ डाउट्स हो तो कमेंट करना। और हाँ, अगर पीडीएफ बाय करना हो नोट्स के तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें ताकि किसी और को भी हेल्प मिल सके। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, सो दैट आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।